So hello viewers, in this video we are going to talk about 20th century modern criticism. So this topic is very important if you are studying in bachelor's and this is in your syllabus. So let's begin. Modernist is a term that is used in English literature. Modernist term English literature में काफ़ी popular है. It refers to the experimental style of writing. यह एक राइटिंग के एक्सपेरिमेंटल स्टाइल को यानी प्रायोगिक शैली को दिखलाता है, यानी कुछ अलग तरीके से लिखने की शैली को. दिस वॉज ऑल्सो अ लिटरेरी मूवमेंट लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म. दिस वॉज ऑल्सो अ लिटरेरी मूवमेंट. यह भी एक साहित्य से जुड़ा हुआ आंदोलन था. इट टुक प्लेस इन द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो है बिगिन हुआ था, जो कि आप सभी जानते हो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ. एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी वहाँ पर टेक प्लेस करता है, अकर करता है. ये दोनों ही वर्ल्ड वॉर को जो है विटनेस करता है, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी. दिस मूवमेंट वॉज नथिंग बट अ रिवॉल्यूशन. ये मूवमेंट एक रिवॉल्यूशन की तरह था, एक क्रांति की तरह थी. द मॉडर्निज्म कम्प्लीटली अवॉइडेड द डिसिप्लिन ऑफ द ट्रेडिशन. ये पारंपरिक अनुशासन का पालन नहीं करने में विश्वास रखते थे, यानी ये किसी तरह की परंपराओं का पालन नहीं करते थे. हालांकि कई ऐसे भी पोइट्स रहे जिन्होंने ट्रेडिशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया. मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैड बीन डेवलप्ड इन वेरियस मेथड्स. ये बहुत तरह से डेवलप हुआ है. द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स. और जो प्रोज लिखने की जो शैली है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आया. इट मोस्टली टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी. ये चेंजेस जो हमने देखे या ये जो मूवमेंट का अधिकांश हिस्सा हमने देखा वो 20th सेंचुरी में ही था, यानी 1900 ईस्वी के बाद ही. दिस इज़ द रीज़न दैट इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज द न्यू क्रिटिसिज्म. यही कारण है कि इसे हम न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं. द मूवमेंट ऑल्सो केम विथ थियरीज. और इस मूवमेंट में बहुत सारे क्रिटिक्स ने अपने थियरीज भी दिए. वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो उन्होंने पब्लिश करा बहुत सारे एसेज, हंड्रेड्स ऑफ एसेज एंड रिव्यूज़, और बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत विचारों को प्रकट किया अपने आर्टिकल्स के ज़रिए. W.B. Yeats ऑल्सो पुट हिज आइडियाज़. उन्होंने अपने आइडियाज़ को रखा W.B. Yeats ने एसेज एंड इंट्रोडक्शंस में. एजरा पॉन्ड जो कि एक अमेरिकन पोएट थे और क्रिटिक, एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज़ विथ इनफॉर्मेलिटी एंड डायरेक्टनेस. उन्होंने अपने विचार को बहुत ही ज़्यादा अनौपचारिक रूप से और सीधे शब्दों में रखा. T.S. Eliot इज ऑल्सो नोन एज अ क्रिटिक मोर देन अ पोएट. T.S. Eliot को हम पोएट से ज़्यादा क्रिटिक के तौर पर देखते हैं, स्पेशली इन हिज लेटर ईयर्स, खास करके उनके आखिरी के वर्षों में यदि हम ऑब्जर्व करें तो. T.E. ह्यूम. अब T.E. ह्यूम की बात कर लें तो उन्होंने अपने रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, उनकी एक बुक है जो कि 1913 से 14 के बीच लिखी थी उन्होंने, विच वॉज पब्लिश्ड पॉस्टमसली इन स्पेक्यूलेशन, जो कि 1924 में उनकी बुक स्पेक्यूलेशन में पब्लिश हुई. क्रिटिसाइजेज द क्लासिकल पोएट्स. वो क्लासिकल पोएट्स को क्रिटिसाइज करते हैं. ही आर्ग्यूज दैट, वे कहते हैं कि द क्लासिसिस्ट्स वर द पोएट्स ऑफ लिमिटेशंस. कि जो क्लासिसिस्ट्स पोएट्स थे वो सारे लिमिटेड थे, यानी वे बंधे हुए थे, कुछ खास टॉपिक्स पर ही लिख रहे थे. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इमेजिज्म. हम उन्हें फादर ऑफ इमेजिज्म के तौर पर भी देखते हैं. फादर ऑफ इमेजिज्म समझिए तो जहाँ हम टेक्स्ट के जरिए, वर्स के जरिए हम इमेज क्रिएट करते हैं. बहुत ही फेमस एक इमेजिस्ट पोइट्री है, यदि आपने शायद सुना हो, इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो. दो सम क्रिटिक्स कॉल हिम नीदर इन द फेवर ऑफ रोमांटिसिज्म नॉर क्लासिसिज्म. हालांकि कई सारे क्रिटिक्स ने कहा है कि जो है ये जो T.E. ह्यूम थे ये ना ही क्लासिसिज्म के पक्ष में है, यानी ना ही ये क्लासिसिस्ट के फेवर में थे और ना ही ये रोमांटिक्स के फेवर में थे. ही फाउंड अ लैक ऑफ इमेजिज्म इन बोथ द स्कूल्स ऑफ लिटरेचर. उन्होंने दोनों में ही कहीं ना कहीं कल्पना की कमी पाई, इमेजिज्म की कमी पाई. इन सिंपल टर्म्स, और भी आसान शब्दों में समझें तो न्यू क्रिटिसिज्म वॉज अ क्रिटिकल मूवमेंट. ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मूवमेंट था. इट प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. इसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ध्यान रखिएगा. यानी इसके जितने भी क्रिटिक्स थे इस टाइम के, इस मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्रिटिक्स थे, उनका मानना था कि आर्ट वर्क को एक आर्ट वर्क की तरह ही लिया जाना चाहिए. उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देखना बेवकूफ़ी है. न्यू क्रिटिक्स इग्नोर्ड द ऑथर, रीडर
एंड सोशल कंटेक्स्ट। इन्होंने ना ही ऑथर के पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश की, ना ही रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा और ना ही किसी सोशल कंटेक्स्ट को। इन्होंने क्रिटिसाइज किया टेक्स्ट के बेसिस पर, तो यही न्यू क्रिटिसिज्म कहलाता है। इट वॉज एन अप्रोच टू मेक लिटरेचर पॉपुलर, और इन लोगों का मकसद था कि हम लिटरेचर को और भी ज़्यादा पॉपुलर करें। इट हैड सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बहुत सारे गुण हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, कुछ गुणों को मैंने नीचे मेंशन किया है। इट वॉज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिटिकल एसेज ऑफ आई रिचर्ड्स। जब हम मॉडर्न क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो आई रिचर्ड्स का नाम कैसे भूल सकते हैं, एंड टी.एस. एलियट, और बिल्कुल टी.एस. एलियट को भी नहीं। इन आई रिचर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनकी एक बुक हुई है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उन्होंने डिस्कस किया है इसमें हिज ऑन थियरीज एंड आइडियाज रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसिज्म को लेकर उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं। एलियट हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट, एलियट ने खुद को एक क्लासिसिस्ट कंसिडर किया। ऑल्सो रोट, उन्होंने लिखा द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, उनकी कुछ पुस्तकें हैं वो काफ़ी फेमस हुई हैं। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म उनमें से एक है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। आप इन सब वर्क्स को आप अपने सिलेबस में भी पढ़ेंगे जब हम स्टडी करेंगे। इनके 3 एसेज जो है इनका बहुत ही फेमस है। ये तीनों नाम जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आप तीनों पढ़ेंगे भी, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ही स्टेटेड हिज ओन थियरीज एंड आइडियाज फॉर द सेम, और क्रिटिसिज्म के लिए इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए, प्रस्तुत किए। इट फोकस्ड ऑन द क्लोज रीडिंग ऑफ रिदम, इन्होंने टेक्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस किया और साथ ही साथ इसके रिदम, मीटर, थीम, इमेजरी, मेटाफर, इन सब पर भी ध्यान दिया। दीज क्रिटिक्स फेवर्ड पोइट्री, और ये ज़्यादातर पोइट्री को पसंद करते थे, बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उन्हें लगता था दैट इट वॉज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि जो पोइट्री होता है वो सबसे पवित्र, सबसे प्योर फॉर्म होता है लिटरेचर का। इवन फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स दे गिव इम्पोर्टेंस टू टेक्निकल थिंग्स, उन्होंने टेक्निकल थिंग्स को ज़्यादा फोकस करा क्रिटिसाइज करते वक्त वर्क को। लाइक जैसे कि हम फिक्शन वाले वर्क्स में चले जाएं तो उन्होंने उसमें स्ट्रक्चर को देखा, थीम्स को देखा, उसके स्टाइल को देखा। फर्दर हम बात करें तो द न्यू क्रिटिक्स बिलीव्ड दैट, इनका मानना था अ लिटरेरी वर्क शुड नेवर बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स डिक्लेरेशन। हम किसी लिटरेरी वर्क को ऑथर के डिक्लेरेशन के आधार पर जज नहीं कर सकते, रेपुटेशन, ना ही उसके रेपुटेशन के आधार पर। मान लीजिए होता क्या है कि आमतौर पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट में हम कोई अच्छी ब्रांड की चीज़ें बहुत ही शौक से खरीद लेते हैं बिना कोई क्वेश्चन करे हुए, अरे अच्छी ब्रांड है, रेप्यूटेड ब्रांड है तो वो अच्छा ही होगा। उसी तरह से एक क्रिटिक क्या करता है, जब किसी अच्छे रेप्यूटेड वर्क को क्रिटिसाइज कर रहा होता है तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो महान ऑथर है, इनको हम क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं, इनमें डिफेक्ट्स कैसे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, यदि कोई शेक्सपियर को निगेटिवली क्रिटिसाइज करे, उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाए, तो शायद उसमें उसे हेजिटेशन होगी, हिचक होगी, वो नहीं होनी चाहिए। यदि टेक्स्ट में कोई कमी है तो उसे भी बताया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। और इंटेंशन, और ना ही प्रभावित होना चाहिए आपका क्रिटिसिज्म पोएट के इंटेंशन से। उनका इंटेंशन क्या है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनका डिक्लेरेशन कैसा है, वो मायने नहीं रखता यदि आप क्रिटिसाइज कर रहे तो आप बस टेक्स्ट को देखिए, टेक्स्ट और उस वर्क के आधार पर ही आप उसे क्रिटिसाइज कीजिए, अपना जजमेंट दीजिए। इट शुड नॉट बी डन इवन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंटेक्स्ट और रीडर्स, ना ही इसे हम सोशल कंटेक्स्ट या रीडर्स के बेसिस पर भी जज कर सकते हैं। रीडर्स क्या देंगे, रीडर्स अपने व्यूज़ देते हैं, कई बार हम रीडर्स के व्यूज़ से भी जो है इफेक्ट हो जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। द टेक्स्ट हैज़ इट्स ऑन मीनिंग एंड इट शुड ओनली बी कंसिडर्ड, और टेक्स्ट का अपना एक मीनिंग होता है, हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करते वक्त टेक्स्ट के मीनिंग को ही गौर करना चाहिए। नो मैटर हाउ रेप्यूटेटेड द राइटर इज, फर्क नहीं पड़ता राइटर कितना रेप्यूटेटेड है, क्रिटिसिज्म मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग एक्सेप्ट द टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी टेक्स्ट के अलावे और किसी भी चीज़ से आपका क्रिटिसिज्म अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वही फेयर क्रिटिसिज्म होगा, वही सही क्रिटिसिज्म करने का तरीका होगा, तभी आप एक ट्रू और ऑनेस्ट क्रिटिक बन पाएंगे। चलिए हमने एक उदाहरण लिया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर, कि हम शेक्सपियर के टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। नो डाउट ही वॉज एन एक्सेलेंट ऑथर, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक बहुत ही प्रतिभावान ऑथर थे, बट एज अ क्रिटिक, लेकिन आप जब एक क्रिटिक के तौर पर वहाँ पर हैं
इट आवर ड्यूटी, इट इज़ यहाँ कर लेंगे, इट्स आवर ड्यूटी टू ओनली कंसिडर एंड थिंक ऑफ द टेक्स्ट। हमें सिर्फ टेक्स्ट के बारे में सोचना है, हमें शेक्सपियर की पर्सनैलिटी, उसके रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचना है। बिल्कुल अनबयास्ड होकर, बिना किसी का पक्षपात किए, बिना उसकी रेपुटेशन को ध्यान में रखे हम क्रिटिसाइज करेंगे इस वर्क को। इफ़ वी आर अनेबल टू डू सो, यदि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं, देन क्रिटिसिज्म विल नेवर बी ट्रू, तो आपका क्रिटिसिज्म कभी भी ट्रू नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा, एंड अनबयास्ड, और ना ही बिना किसी पक्षपात के होगा। यानी यदि आप उसके पर्सनैलिटी से इम्पैक्ट आपके ऊपर बन जाता है, अफेक्ट हो जाते हैं आप उससे, तो कहीं ना कहीं आपके क्रिटिसिज्म में एक बायस्डनेस आ जाएगा, एक पक्षपात आ जाएगा। दे सजेस्टेड टू स्टे क्रिटिक्स अवे फ्रॉम फैलेसीज, उन्होंने यानी जो भी मॉडर्न क्रिटिक्स थे उन्होंने फैलेसीज से हमें दूर रहने के लिए कहा। ये फैलेसीज क्या होती हैं इन्हें भी समझते हैं ज़रा। एक होती है इंटेंशनल फैलेसी। फैलेसी तो इंटेंशनल फैलेसी मतलब जानबूझकर, इंटेंशनल तरीके से कभी कभी जो है कुछ मिस्टेक्स या कुछ चीज़ें ऐड करी जाती है ऑथर के द्वारा, इससे हमें बचना चाहिए। यानी एक क्रिटिक को दैट इज़ मेड बाय ऑथर, जो कि ऑथर के द्वारा किया जाता है। इफेक्टिव फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी दैट इज रिलेशन विद इमोशंस ऑफ अ रीडर। इफेक्टिव फैलेसी से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये रीडर्स के इमोशन से हमें कई तरह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। टू कंक्लूड, न्यू क्रिटिसिज्म वॉज वेरी प्रैक्टिकल, यानी सच कहा जाए तो न्यू क्रिटिसिज्म को हम काफ़ी प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, और वाकई में था ये भी। इट प्रेफर्ड अ काइंड ऑफ ट्रू क्रिटिसिज्म, इन्होंने ट्रू क्रिटिसिज्म को प्रोपेगेट किया, बढ़ावा दिया। देयर वर मेनली टू ग्रुप्स ऑफ क्रिटिक्स एट दैट टाइम, और दो काइंड ऑफ जो है ग्रुप्स ऑफ क्रिटिक्स हुए उस टाइम पे। एवरीवन गेव देयर ऑन थियरीज, अपने अपने थियरीज सबने दिए। और हम बात करें यदि मॉडर्न क्रिटिसिज्म को, तो फिर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे भूल सकते हैं, तो आइए इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर, उस टाइम ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। यदि आपने मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को स्टडी नहीं किया है तो एक बार ज़रूर उस पर वीडियो है, आप देखें जाकर। इट प्रमोटेड द थॉटफुल नैरेटिव स्टाइल थ्रू कैरेक्टर्स इन अ रियलिस्टिक वे। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो है एक ऑथर क्या करता था, अपने एक खास तरह के नैरेटिव स्टाइल को अडॉप्ट करता था, जिसमें वो कैरेक्टर्स के जरिए अपने थॉट्स को रीडर्स तक पहुंचाता था। दस इस प्रकार द न्यू क्रिटिसिज्म गेव अ न्यू फॉर्म टू क्रिटिसिज्म, इसने क्रिटिसिज्म को एक नया रूप दिया। दैट वाज ट्रूअर, जो कि बेहतर था, सही था, है ना, ज़्यादा सही था। बेटर, मोर ऑनेस्ट, ज़्यादा ईमानदार भी, ज़्यादा सही भी, एंड रियलिस्टिक, और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी था। तो दैट वाज अबाउट मॉडर्न क्रिटिसिज्म, और you may say new criticism. Thanks for watching. I hope you got it, and if you love the work, please do like and share with your friends, and also subscribe the channel. Thanks for watching.